लाइट ऑन कर। गुड इवनिंग। आज पांचवी या छठी क्लास है आज। आपका ये जो प्रैक्टिस बैच है और कंसेप्ट बैच है का नाम है टारगेट 2024 में 5 क्लास हो चुकी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ये आज पहली क्लास है, ये वाली 5 क्लास देखेगा, उसके बाद में आगे की क्लासें उसके, है ना। आपको किसी कंसेप्ट को समझने में या और कोई दिक्कत आती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ में नहीं आई है तो मैं अगली क्लास में बड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन, ठीक है ना। आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। मैं गणेश चौधरी चौधरी क्लासेज की तरफ से आपकी ये क्लासें हैं, ये आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। अपनी जो क्लासेज है ये यूट्यूब के ऊपर शाम को 4 बजे रहती है। शाम को 4 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव रहती है। इसमें अभी हमने बैच शुरू कर रखा है 2024 टारगेट बैच के नाम से। इसमें अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, संख्या पद्धति। इसकी 5 क्लासेज हो चुकी, सारे चैप्टर्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं आपके CGL 2024 से पहले पहले। आपकी जो क्लासेज हैं ये SSC की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती, CPO SI की हो, आपके RPF की जितनी एग्ज़ाम्स होती, RPF में कांस्टेबल की, SI की, सारी एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा PSC में बेसिकली CDS की एग्ज़ाम है, उनमें मैथमेटिक्स है कि हम इस बैच में, ठीक है ना। कुछ बातें और बता देता हूँ, इसके बाद में पढ़ना शुरू कर। पहले अपने बारे में थोड़ा आगे देखिए। अपनी क्लासेज है उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बैच रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन बैच अटेंड कर सकता है, ऑफलाइन करना चाहिए। और ये रहते हैं जयपुर में, सन्नी पैराडाइज, टोंक रोड, गोपालपुरा, जयपुर। ऑफलाइन क्लासेज तो रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेज है वो अपनी चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर रहती, जिनमें आप बैच देख सकते हो। ये जो पेड बैच होते हैं ये मैथ्स के लिए भी रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट हैं जिनमें इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है और कंप्यूटर है। सारे एग्जाम्स, सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी की क्लासेज रहती। क्या टाइमिंग है, कौन सा बैच है, कब नया बैच है, कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहेंगे 9667 49 49 इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज करके, ठीक है ना। आप पढ़ना शुरू करते हैं। हम नंबर सिस्टम में आज आपको डिवीजन के बारे में पढ़ाएंगे, भाजकता के ऊपर पढ़ाएंगे डिवीजन। एक तो नंबर्स की डिविजिबिलिटी है, इसके ऊपर हमने बात करी थी कल। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए 101 से डिवाइड होने वाले टाइप के, कुछ एग्जांपल्स और हैं उनको भी लेंगे। एक आपको मैं डिवीजन के बारे में बताता हूँ, भाजकता के बारे में बता। डिवीजन में किस टाइप के सेंस बन सकते हैं, उससे पहले आप डिवीजन के कंसेप्ट को समझ। पहले थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे अपन, ठीक है। आज आपके लिए लगभग 25-26 सवाल हैं, अच्छा वाला टाइम लगने वाला है अपने को, ठीक है ना? कोई भी संख्या ए है, उसको 20 से डिवाइड किया जाता है, बार भाग जाता है और आर शेषफल बच जाता है। बचपन में हमेशा ऐसे ही भाग देते आए हैं। अब ध्यान देना, किस संख्या का भाग दिया जाता है
वह संख्या भाजक होती है यानी डिविजर होती है। ये संख्या डिविजर यानी भाजक होती है। इस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या भाज्य होती है या डिविडेंट होती है। डिविडेंट होती है। जितनी बार भाग जाता है वह संख्या भागफल होती है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और अगर भाग पूरा चला गया तो नीचे शेषफल 0 बचेगा। अगर भाग पूरा नहीं गया है, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, भाग पूरा नहीं गया है तो शेष बच जाता है, तो हम शेषफल या शेषफल कह दीजिए, या इसको हम कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। क्या आ जाता है शेषफल, या क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा भाग देते हैं। 73 को हमने 10 से डिवाइड किया, 73 में 10 का भाग दिया, 7 बार भाग जाएगा और 3 शेष बच जाए। 10 का भाग 73 में दिया, 7 बार भाग गया, 3 बच गया शेष। अब ये जो 10 है ये है भाजक, जिसको हम डिविजर बोलते हैं। ये जो 73 है ये होता है डिविडेंट, जिसको हम भाज्य बोलते हैं। 7 होता है भागफल, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। 3 होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, ये होता है। ये जो 73 होता है ये 10 गुणा 7 प्लस 3 के बराबर होता है। यानी 10 का 7 टाइम आप टेबल बोलोगे, 3 जुड़ा हुआ होगा तभी नीचे 3 शेषफल बचेगा। तो आपको ये जो 73 प्राप्त करने के लिए 10 गुणा 7 प्लस 3 करना होता है। आपको कभी भी जैसे यहाँ a को b से भाग दिया, q बार भाग गया, 8 शेषफल बचा है, यहाँ ध्यान रखना हमेशा a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा r। याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। a बराबर बी क्यू प्लस r हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या है, r का मान 0 या उससे बड़ा हो सकता है। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तब तो है r का मान 0, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया उस कंडीशन में r का मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना a और b जो हैं इन दोनों का मान r से बड़ा होगा। इस संख्या का भाग दिया जा रहा है वो भी शेषफल से बड़ी होगी, इस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो भी शेषफल से बड़ी होगी। इसका मतलब b का मान r से बड़ा है, बराबर भी नहीं हो सकता, और जो a है उसका मान भी क्या है r से बड़ा है। लेकिन ये जो q है ये r से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, के साथ में कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आपने 10 का भाग 73 में दिया तब तो शेषफल बच गया 3 और भाग गया कितनी बार 7 बार। यहाँ तो शेषफल है वो इस भागफल से छोटा है। अगर यहाँ 73 की बजाय 78 होता, 73 की बजाय 78 होता तो हम क्या करते, भाग जाता कितनी बार 8 बार, और शेष कितना बच जाता 1 बच जाता। 78 होता तो कितना बच जाता, शेष बच जाता 8 बार और भाग जाता कितनी बार 7 बार। यहाँ शेषफल 8 है वो 7 से बड़ा भी हो सकता था। 77 होता तो 7 बार भाग जाता और 7 शेषफल बच जाता। शेषफल जो है ये भागफल से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और शेषफल 0 भी हो सकता है। लेकिन ये जो शेषफल होता है ये न तो इससे बड़ा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता 10 का भाग दो और 10 से बड़ा शेषफल आ जाए, कभी नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 73 में भाग दो और 73 से बड़ा शेषफल आ जाए। शेषफल हमेशा ध्यान रखना है, नीचे जो शेषफल आ रहा है ये इस ए से और इस बी से तो छोटा होगा, इस क्यू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो कोई कंडीशन उनमें नहीं रहेगी। ये आपस में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कुछ कंडीशन हैं जिनका ध्यान रखना है। का मान 0 या उससे बड़ा होगा, सॉरी आर का मान 0 या उससे बड़ा होगा, आर का मान बी से छोटा होगा, आर का मान ए से छोटा होगा, आर का मान के साथ में बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्लियर है, याद रखेंगे। नॉर्मली ऐसा भी होता है, हालांकि कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली ऐसा भी होता है इस संख्या का भाग दिया जा रहा है, संख्या इससे हमेशा छोटी होती है या इसके बराबर होती है, इससे बड़ी नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक टेक्निकल कंडीशन में ये मान लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या का भी भाग दिया गया, जैसे ये दिया गया 13 में आप 17 का भाग दो, हालांकि 13 छोटी संख्या है, 17 का भाग देते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये मान लेता हूँ कि 13 में 17 का भाग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल तो 13 बचा माना जाएगा और भाग कितनी बार माना जाएगा 0। 17 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 13 करेंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा।
एक कंडीशन बनती है टेक्निकल कंडीशन जिसको आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखना। एक चीज और आती है, भाग जब भी हम करते हैं तो जो नीचे शेषफल आता है, नीचे जो रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर इसको पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में ही यूज किया जाता है। एक शब्द और आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज आपके मैथमेटिक्स में कभी नहीं होती। नेगेटिव रिमाइंडर को हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक मेथड के रूप में यूज करते हैं, जिससे क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस आपके लिए आसान रहे। तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर बताता हूँ क्या होता है। आप देखिए, इस 73 अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 7 बार भाग जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होगा, मैं 10 का पाड़ा 73 से आगे तक ले जाऊंगा। अभी तक ये था 73 से आगे नहीं जाना है। अब मैं कह रहा हूं कि आप 10 का पढ़ा इतना बोलो ताकि 73 से जस्ट आगे वाला 10 का मल्टीपल आ जाए। तो 10 का आगे वाला मल्टीपल क्या होगा, 80। ये हो जाएगा कितना, 80। भाग कितनी बार गया, 8 बार। 80 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये जो 7 उल्टा शेषफल होता है, इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर की कंसेप्ट बन रहा है 10 गुणा 8 प्लस, अब ये नेगेटिव रिमाइंडर जुड़ने का मतलब होता है माइनस होना। अब आप 73 कैसे प्राप्त करोगे, तब 73 बराबर हो जाएगा 10 गुणा 8 और माइनस क्या हो जाएगा, 7। -7 इसलिए किया है क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, -7 कर दिया। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी भाग के सवाल में अगर पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों आपको दिख रहे हैं या आप याद कर सकते हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर है उसका योग है वो इस भाजक के बराबर होना, भाजक के बराबर होना चाहिए। या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव याद करना है, आपको पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव याद करना है, तो इस भाजक में से पॉजिटिव को घटा दो नेगेटिव आ जाएगा, और या फिर नेगेटिव को घटा दो उससे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो 73 के लिए 10 से भाग दिया, रिमाइंडर 7 आया। नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 - 7 करेंगे तो 10 3 आया, 10 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ऐसे ही 73 को 10 से भाग दिया, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, 7। अब इस नेगेटिव रिमाइंडर 7 को पॉजिटिव बनाने के लिए 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। एक ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखिएगा भाग का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं, इसके आधार पर अब आगे के जितने सवाल हैं उनको करने की। आज के अलावा कल जो पढ़ाया था, परसों जो पढ़ाया था, सकता है कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं उनका हमें ध्यान रखना है। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इनमें फर्क है। पहला काम कंसेप्ट को समझ, जैसे कंसेप्ट समझ में आ गया उसके बाद में क्वेश्चन काम करो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, आता जाए। ठीक है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और बता। अगर कोई एक संख्या को x से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर r आया है, एक संख्या को x से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर क्या आया, r। अगर मैं इस a के साथ में n जोड़ दूं और फिर x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर भी r प्लस n हो जाए। अगर मैं इस a में से n घटा दूं और x से भाग दूं, रिमाइंडर भी r माइनस n हो जाएगा। अब कई बार n अगर बड़ी संख्या हुई तो r माइनस n नेगेटिव हो सकता है, r माइनस n नेगेटिव हो सकता है, और जैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर हो इस भाजक में से घटा के पॉजिटिव बना देना। दूसरी बात, ऐसे ही a को मैं n से गुणा कर दूं और फिर x का भाग दूं तो रिमाइंडर भी n गुणा हो जाएगा। ऐसे ही मैं a को पावर n कर दूं और उसमें x का भाग दूं तो रिमाइंडर पे भी पावर n हो जाएगा। क्या क्या किया जा सकता है, n जोड़ दो रिमाइंडर में n जुड़ जाएगा, n घटा दो रिमाइंडर में n घटा देंगे, घट जाएगा। जोड़ने से कई बार ऐसा होगा कि रिमाइंडर इस x से बड़ा हो जाएगा, इस संख्या का भाग दे रहे हो उससे बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाए तो फिर भाग दे के छोटा कर लेना, फिर भाग दे के मैंने 15 को भाग दिया किससे, 9 से भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 6। 15 को 9 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब मैं कह रहा हूं मैंने 15 में 2 जोड़ दिया और फिर उसको 9 से भाग दिया, तो या तो 15 और 2 17 करूं, 17 में 9 का भाग दूं तो 9 का दुगुना 9 कम 9 कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8।
रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 8। या दूसरा तरीका है 15 में 2 जोड़ा है तो वो 2 में रिमाइंडर में भी जोड़ के 8 बना सकता हूँ। 6 में 2 जोड़ दूंगा तो सीधा 6 में 2 जोड़ के क्या बनाया जा सकता है 8 बनाया जा सकता है। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ 15 में आपने 9 का भाग दिया और रिमाइंडर कितना आया 6 आया। अगर मैं इस 15 में 8 और जोड़ दूं और फिर 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ध्यान देना 15 में 8 जोड़ता हूं तो रिमाइंडर में भी 8 जुड़ेगा। वैसे देखो 15 और 8 कितना होता है 23 होता है। 23 में 9 का भाग दूंगा तो 9 का दुगुना 18 से कितना बचेगा 5 बचेगा। तो मैं 15 में 8 जोड़ने की बजाय रिमाइंडर में भी 8 जोड़ सकता हूँ। 6 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। और जब 14 में 9 का भाग दूंगा तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 5 ही बचेगा। तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 5। आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या में x का भाग x कोई भी नंबर हो सकता है। रिमाइंडर अगर r आया a है भाज्य है, x है वो भाजक है, r है वो शेषफल है, भागफल क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। रिमाइंडर क्या आया r। अब अगर इसमें n जुड़ा हुआ होगा तो रिमाइंडर में भी n जुड़ जाएगा, n घटा हुआ होगा रिमाइंडर में से भी n घट जाएगा। अगर n घटाने से माइनस में रिमाइंडर आ जाता है तो उसको x में से घटा के प्लस का करना है, ठीक है ना। माइनस में रिमाइंडर आ गया तो उसको भाजक में से घटा के वापस प्लस का कर लेना। अगर हमने वो जो संख्या a थी तो n से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी n से गुणा हो जाएगा, उसकी पावर n कर दिया तो रिमाइंडर की भी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, क्लियर है सबके। अब आगे करते अब हम सवालों पे नंबर 1 इजी सवाल भी हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छे सवाल भी हैं जिससे आपको फायदा भी होगा, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं या वीडियो सेशन कंप्लीट होने के बाद में लेते हैं सेव्ड क्लास, जब भी आप ऐसे सवाल को देखें आगे चलने से पहले एक बार खुद को, जैसे आप इसको एक बार पॉज कर दें, जो भी ऑनलाइन देखें क्लास एंड होने के बाद में भी रहेगी परमानेंट। आप जब भी इसको देखोगे एक बार इसको पहले खुद करने की कोशिश करें। अगर आपने कर लिया है फिर आगे सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन मैच हो जाता है, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर कई बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले से भी ध्यान है, मैं भी पढ़ाऊंगा। अगर आपने आज तक जो पढ़ रखा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो एक ही तरीके से सवाल आ रहे हैं जैसे आपने पढ़ रखा है वैसे ही मैं सोल्व करा रहा हूँ, इसमें आपका फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर ने जैसे बताया था वैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने किसी और तरीके से बताया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका तरीका गलत था। अब आपको ये फायदा हो जाएगा, अब आपके पास में दो, एक तरीका आपका पहले से था, एक तरीका आपको मैंने बताया। आपने पहले कहीं भी पढ़ रखा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपको उसका भी पूरा फायदा उठाना है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ के साथ में शामिल कर लेना है, उसके बाद में आपको खुद तय करना है अब आपका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मैं नहीं कहता आप मेरे को एज इट इज फॉलो करें, कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, दोनों चीज़ों को आपस में मैच कीजिए, फिर आपको जो सही लगता है उस तरीके से आप सवाल, ठीक है ना। भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है, भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा। ऐसे सवाल जब भी कर रहे हो सिंपल भाग वाला काम किया, ठीक है। भाग कैसे देते हैं, ऐसे ही देते हैं, बचपन समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, भाग ऐसे देते हैं, ठीक है। भागफल 18 है, ये भागफल 18 लिख दिया। भाजक भागफल का 24 गुना है, इसका 24 गुना करो, 18 को 24 से गुणा करते हो 21 + 3 21 - 3 21 का स्क्वायर 441, 3 का स्क्वायर 9, 441 में 9 आते हैं 432, क्या आ जाएगा 432, 18 को 24 गुना कर दो 432, ठीक है। भाजक भागफल का 24 गुना है तथा शेषफल का 8 गुना है, इसका मतलब शेषफल इसका 8वां भाग हो जाएगा, शेषफल इसका 8वां भाग हो जाएगा, किसका भाजक का, इसका 8वां भाग करोगे 400 में 8 का भाग 50 बार जाता है और 32 में कितनी बार जाता है 4 बार, तो 54 बार चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 54। आपको ज्ञात करना है भाज्य, भाज्य ज्ञात करना है, ये 432 आ जाएगा गुना 18 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4। अब या तो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लूँ या 18 इसमें भी 18 इसमें भी 18 कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैं गुणा ही कर लेता हूँ, 18 का 2 गुना 36 3 आ जाएगा, 18 का 3 गुना 54 54 5 आ जाएगा,
18 का चौगुना 72, 72 और 5 कितना आ जाएगा? 72 और 5 है 77, 7776 आ जाएगा क्या? 18 चौके 72, 7200। उसके बाद में 18 का तिगुना 54, 540, 7200 और 540 7740, 18 का दुगुना 36, 7740 और 36 7776, प्लस इसमें कर देना कितना? 6 और 4 है 10, 7 और 5 है 11, 7 और 5 12 और 1 है 13, और ये आ जाएगा 7 और 1 है 8, और ये आ जाएगा 7800। ये ऑप्शन 7800। तरीका देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, एकदम सिंपल तरीकों से सवाल किया करो ताकि कम से कम रटना पड़े। आप जितने ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश करोगे, जितने ज्यादा शॉर्ट में होने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको रंग तरीके रटने पड़ेंगे। कम से कम फॉर्मूले और कम से कम सूत्रों में ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की, समझ रहे हो कि रटा हुआ है वो बाकी टाइम आपके कैसे याद हो, एग्जाम हॉल में तो बोलोगे। ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। भागफल भाजक का 4 गुना है, शेषफल भाजक का 1/4 है, शेषफल 8 है, भाज्य क्या हो? सिंपल भाग दे लो, सिंपल भाग दे लो, जैसे हमेशा से बचपन से देते आ रहे थे। शेषफल कितना है? 8, ये मैंने लिख दिया शेषफल। भागफल भाजक का 4 गुना है, शेषफल भाजक का 1/4 है, शेषफल भाजक का 1/4 है, भाजक यहाँ होता है। पहले तो देख लो कौन सी चीज कहाँ होती है। यहाँ शेषफल होता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, और यहाँ भागफल होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाजक का 1/4 है क्या? भागफल, भागफल भाजक का 4 गुना है, शेषफल भाजक का 1/4 है, तो ये जो शेषफल है ये भाजक का 1/4 है, तो भाजक है वो इसका 4 गुना हो जाएगा। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 32, तो भाजक कितना हो गया? 32। भागफल भाजक का 4 गुना है, भागफल है वो भाजक का 4 गुना, यानी 32 का भी 4 गुना है, 32 का 4 गुना कितना होता है? 128, क्या आ जाएगा? 128। आपसे पूछा है भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा 32 गुणा 128 और प्लस क्या हो जाएगा? 8। 32 होता है 2 की घात 5 और ये होता है 2 की घात 7। 2 की घात 5 को 2 की घात 7 को गुणा करते हैं, 2 की घात 12 आता है। 2 की घात 10 होता है 1024, 2 की घात 11 होता है 2048, 2 की घात 12 होता है 4096, 4096 में जोड़ दो 8, क्या आ जाएगा? 4096 प्लस हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा? 4104, 4104। कहाँ है ऑप्शन में? डी ऑप्शन, 4100। आराम से समझो, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं। किसी दिन सवाल एकदम इजी आ जाए तो जाना, एग्जाम में इजी भी आते हैं। किसी दिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको करने में जोर आ रहा है, खुद हो जाना आपने कुछ। ठीक है ना? अपना मकसद है सीखना भी है, जो कुछ सीखा हुआ है उसका का रिवीजन। ऐसे नहीं कि एग्जाम में टप टप ही आते हैं, टप टप सवाल करते रहेंगे, इजी सवाल भी आते हैं एग्जाम में करने। ऐसे थोड़े होगा कि टप सवाल करके आओगे इजी को छोड़ के आओगे, सारे करने। भाजक, एक जैसे सवाल आ रहे हैं फटाफट कर ले। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लाइफ में भी ऐसा होता है, जब आपके साथ में सब कुछ ऐसे नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक कोई ऐसी बड़ी चीज है और आपको ऐसे लगता है कि अब क्या करूं। अब ये एक जैसे सवाल चल रहे हैं तो 2-3 ऐसे इजी इजी से लगतेंगे, फिर अचानक एक ऐसा सवाल आएगा कि अब क्या करूं। आएंगे ऐसे सवाल। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, भागफल 16 है तो भाज्य क्या हो जाएगा? ठीक है, ले लो भाग, भागफल 16 है, भाजक भागफल का 25 गुना है तो भाजक इसका 25 गुना हो जाएगा। 16 का 25 गुना कितना हो जाएगा? 400। क्या आ जाएगा? कितना? 400। भाजक कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल इसका 5वां भाग हो जाएगा। 400 का 5वां भाग है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 80। ये कितना आ जाएगा? 80। हमसे पूछा है भाज्य क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 400 गुना 16 प्लस हो जाएगा 80। 400 गुना 16, ठीक है, 400 गुना 16 कितना होता है? 6400 और प्लस हो जाएगा 80, ये बराबर आ जाएगा 6480। इनमें से
6480 था, एक जीरो लग गया साथ में। हाँ लग गया, कई बार बढ़ जाता है, पैदा हो गया, हो जाता है कई बार। वो 46,800 आ गया, 6480 आना चाहिए था, इनमें से तो कोई सा भी नहीं। नन ऑफ दी, ये ऑप्शन बना दो ना, ये ऑप्शन बना दो, इनमें से नन ऑफ दी। सही आंसर होगा 64। ठीक है ना, आती है गलत कई बार। एक सौ 95 से विभाजित होने वाली एक संख्या 47 से छोड़ती है, इसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा? आप देखिए, किसी संख्या को 195 से डिवाइड किया, शेषफल 47 आया। अब 195 का अगर कोई फैक्टर है, उससे डिवाइड करोगे तो भी 47 आएगा, 47 आएगा। लेकिन अगर वह फैक्टर 47 से छोटा हो गया, तो फिर उसका 47 में दोबारा भाग दिया जाए। जैसे मैंने कहा 195 से भाग दिया है और 47 शेषफल आया है, 15 से भाग दें, तो ये जो 15 है ये 195 का फैक्टर होता है। 15 का 13 गुना 195 होता है। याद है क्या पाड़े? पाड़ा 10 तक नहीं होता, आगे भी होता है। 15 का 10 गुना ही नहीं, 15 का 12 गुना, 11 गुना, 13 गुना सारे ही होते हैं। तो 15 का 13 गुना होता है, इसका मतलब 195 का फैक्टर 15 होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 15 से भाग दूं और 47 बच जाए, नहीं हो सकता। इसका मतलब 47 को 12 15 से 47 को 12 15 से भाग देना पड़ेगा, शेषफल क्या बचेगा? 2। 15 का तिगुना 45 है, शेष बच जाएगा 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल आपके पहले भी समझे हुए होते हैं, नॉर्मल होते हैं, आराम से हो जाए। कंसेप्ट भी इतना टेढ़ा नहीं है ना। आगे चलते हैं, आज इजी है, फटाफट कर ले, एकदम इजी इजी सवाल है, आज फटाफट कर ले। हाँ एक चीज और बता दूं, आपकी कल की क्लास, संडे को भी क्लास लगा ले, लगा ले, बोलो 4 बजे नहीं लगाएंगे कल? कल सुबह 9:30 बजे, कल सुबह 9:30 बजे आपकी ये जो यूट्यूब पे क्लास है, ठीक है, ये कल सुबह 9:30 बजे। और कल मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कल एक्सीलेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर, कल हम 3 तरह के रिमाइंडर्स पे, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर और एक एलसीएम पर आधारित जो रिमाइंडर्स होते हैं। पहले का कंसेप्ट, बाद में उसके सारे एग्जाम। कल आपकी क्लास का टाइम 9:30 बजे का रहेगा, तैयार रहना, क्लास रहेगी 8:30। ठीक है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो ध्यान रखना, कल की क्लास सुबह 9:30 बजे। कल बड़ी क्लास करेंगे, 2-3 घंटे की, खूब सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट भी बड़े हैं। वाक्य एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 46 है, भाज्य क्या होगा? वैसे ही भाग दे लो, जैसे हमेशा से देते वैसे दो, ज्यादा एकदम सिंपल बच्चे की तरह पढ़ाई करो। ठीक है, शेषफल 46 है, ये शेषफल 46, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, 46 का 5 गुना 230 हो जाए, 46 का 5 गुना 230। अब जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो भागफल इसका 10वां भाग हो जाएगा, 230 का 10वां भाग क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हमसे पूछा है भाज्य क्या हो जाएगा? 230 23, 10 हो जाएगा 46, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 1290 हो जाएगा, 46 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5300, 5300, 5300, 23 गुना 23 529 का दिया 0 या 46, 46 वाला 10 दे दो इसको, 5300 हो जाए, 10 दे दिया तो 36 बच गया। कर लेते हो ना?
ऐसे कर लिया। सवाल नंबर 6, कल का सवाल नंबर 6 शानदार था, आज देखते हैं शानदार वाला सवाल आएगा तो सही। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 50 है, भाज्य क्या होगा? इजी है एकदम, आज तो इजी सवाल आ रहे हैं यार। शेषफल 50 है, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 6 गुना है, भाजक शेषफल का 6 गुना है, तो 50 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 300। भागफल का 10 गुना है तो भागफल इसका 10वां भाग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। हमसे पूछा है भाज्य कितना हो जाएगा? 300 गुना 30, 10 हो जाएगा 50, क्या आ जाएगा? 9000, 10 क्या हो जाएगा? 50, 9050 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9050 है ए, 9050 ऑप्शन सवाल नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आराम से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 6 नंबर सवाल आपने कर दिया। सवाल नंबर 7, दो धनात्मक संख्याओं में अंतर 2001 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है भागफल 9 आता है, शेषफल 41 आता है, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा है, आपको 30 सेकंड देता हूं, आप एक बार ट्राई करो। दे जो लाइव ले रहे हैं वो ट्राई करो, और जो बाद में देखेंगे वो तो वीडियो भी ट्राई कर सकते हैं। आप सामने बैठे हो, आप भी ट्राई। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो जयपुर रहता है, टारगेट कर रहा है 2024 को, और पहले से एक बार कोचिंग करी हुई है, कहीं भी पढ़ा हुआ हो, मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ हो, कहीं भी पढ़ा हुआ हो, चाहे अगर कोचिंग करी हुई है, आप शाम को 4 बजे की क्लास अटेंड कर सकते हो, फेस टू फेस अटेंड कर सकते हो, लाइन आ सकते हो, सबके लिए अलाउ है ये बैच, शाम का प्रैक्टिस बैच। हेलो, ध्यान से समझ, कर लिया गया? हो गया? दो धनात्मक संख्याओं में अंतर 2001 का, हमसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या को x मान लो, या छोटी संख्या को x मान लो, संख्या को x मान लो, तो बड़ी संख्या है रहेगी 2001 प्लस x। अगर दो संख्याओं का अंतर 2100 है, 2100 है, 2001 है, छोटी संख्या को x माना है तो बड़ी संख्या उससे 2001 आगे। अगर मैं बड़ी संख्या को x मानता, बड़ी को x मानता, छोटी हो जाती x माइनस 2001, छोटी से 2001 पीछे। ये तो होता है जब अंतर 2001 होता है, छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखें। अगर दो संख्याओं का योग 2001 हो, तो अगर हम उसमें से एक संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या हो जाएगी 2001 माइनस है। ये जब दो संख्याओं का योग 2001 हो तब। यहाँ पर इसने बोला है दो संख्याओं का अंतर 2001 है, संख्या को x मान लो, बड़ी संख्या हो जाएगी 2001 प्लस x। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, 2001 प्लस x को डिवाइड किया जा रहा है किससे? x, x से डिवाइड किया जा रहा है। शेषफल कितना आता है? 41,
और भागफल आता है 9। शेषफल 41 आता है, भागफल 9 आता है। ठीक है, हमसे बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा, ये ध्यान रखना है। अब ये संख्या क्या बनेगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9x प्लस हो जाएगा 41 बराबर 2001 प्लस हो जाएगा x। इसमें से इसको घटाएंगे 8x आ जाएगा। 2000 में से 40 घटा दो, ऊपर वाला एक तो वैसे ही घट गया, और ये आ जाएगा 1960 आ जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे, 8 का दुगुना 16, कितना बच गया 3 36, 8 का चौगुना 32, 4 बच गया, 8 का 5 गुना 40, 245 आ गया। क्या आ गया, 245। 245 के अंकों का योग मत करना, 245 छोटी संख्या है। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, ये जो 2001 है इसमें से 245 माइनस कर दी। 2001 में से 245 है वो माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा है, इससे 2 ज्यादा है ना, ज्यादा है तो 2001 ज्यादा है, इसमें जोड़ेंगे 2246, क्या आ जाएगा 2246। छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या 245 जोड़ेंगे 2246। इसके अंकों का योग करना है, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। ऐसे कर लेंगे, ओके। एम स्क्वायर माइनस 12, एम की पावर 12 माइनस 1 है, तो एम प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको मैंने कल परसों बताया था, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज होता है। ए की पावर सम संख्या माइनस बी की पावर सम संख्या है, इसका फैक्टर ए प्लस बी भी होता है, ए माइनस बी भी, ए प्लस बी का भाग भी जाता है, ए माइनस बी का भाग भी जाता है। एम की घात 12 माइनस 1 को 1 की घात 12 लिख सकते हैं, एम की घात 12 माइनस 1 की घात 12 हो जाएगा, और इसको जब m प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो क्या m प्लस 1 इसका फैक्टर है। a की पावर विषम संख्या माइनस b की पावर विषम संख्या को a प्लस बी से भाग दिया जाता है, a प्लस बी इसका फैक्टर है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 0, पूरी डिवाइड होती है, क्या आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर या शेषफल क्या आ जाएगा। तो कोई डाउट है, कुछ पूछ, अगर समझ में आ गया बहुत बढ़िया, आगे चले। सात सौ 32 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, शेषफल 12 आता है, x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। ये 732 है, भाग दिया है x से, रिमाइंडर आ गया 12। याद रखना रिमाइंडर हमेशा सरप्लस होता है, और इसको न लिखो तो भी रिमाइंडर होता है वो सरप्लस होता है। अगर ये जो डिविडेंड होता है भाजक होता है, ये भाज्य है, ये भाज्य है यानी डिविडेंड है, इसमें से रिमाइंडर को घटा दिया जाता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। तो अगर मैं 732 में से 12 को घटा दूंगा तो 720 आएगा। वो जो संख्या होगी उसका भाग 720 में पूरा पूरा जाएगा, जो भी संख्या होगी उसका भाग 720 में पूरा पूरा जाएगा। 720 में भाग किस किस का जाता है, 720 के फैक्टर्स का जाता है। हो सकता है वह संख्या 720 ही हो, तो या तो संख्या 720 हो या 720 का कोई फैक्टर होगा। 720 का भाग 732 में देते हो तो 12 शेषफल बचता है ना, या फिर 720 का कोई फैक्टर हो तो। अब ये कह रहा है शेषफल 12 आना चाहिए, तो 720 का फैक्टर तो हो लेकिन वो 12 या 12 से छोटा नहीं होना चाहिए। वो फैक्टर है वो 12 से बड़ा ही होना चाहिए, 12 से बड़ा होगा तभी तो शेषफल 12 आएगा। 12 या 12 से छोटी संख्या होगा, भाग देखे तो 12 शेष नहीं, संख्या 12 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि 732 में भाग देने पर 12 शेषफल आता है, इसका मतलब 12 घटाते हैं तो 720 आता है। वो जो संख्या होगी वो या तो 720 होगी या 720 का कोई फैक्टर होगा।
अब 720 के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो सारे संभावित आंसर हैं। मैं एक बार देखता हूँ 720 में फैक्टर होते कितने हैं। तो मैं 720 के फैक्टर्स देखता हूँ कितने होते हैं, ध्यान से सुनना। 720 के फैक्टर्स देखता हूँ कितने होते हैं, तो ये आ जाएगा 144 गुणा 5 होता है, 144 16 गुणा 9 होता है। आप इसको 16 गुणा 9 गुणा 5 लिख सकते हो। 16 होता है 2 की घात 4, 2 होता है 3 की घात 2 और 5 होता है 5 की घात 1। अब इसमें टोटल फैक्टर्स आपको देखने, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। जब कभी भी आपको फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने हैं, ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर वाई गुणा सी की पावर जेड है, इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वन, वाई प्लस वन और जेड प्लस वन है, इनको आपस में लेके क्या कर देते हैं, गुणा। जो भी पावर्स होते हैं उससे एक ज्यादा ले लेके उनको आपस में गुणा कर देते हैं। ऐसे ही तो पढ़ा था हमने, ऐसे ही पढ़ा था। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। 4 और 1 है 5 और 1 है 3 और ये कितना 2, 15 का दुगुना 30। कितने फैक्टर्स होंगे, 30 फैक्टर्स होंगे। 720 के 30 फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो 12 या 12 से छोटे हैं, और हमें चाहिए क्या, 12 से बड़े वाले फैक्टर चाहिए। अब 12 से छोटे फैक्टर कौन से हैं वो आपको इसमें से माइनस करने होंगे। 12 से छोटे फैक्टर कौन से हैं वो मैं यहां लिखता हूं, आप देखते जाना। 1 का भाग जाता है, 100 का भाग भी जाता है, 720 के फैक्टर्स ले रहा हूँ। 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है और खुद 12 से डिवाइड होता है। 12 से डिवाइड, 12 का भाग देने से 12 से, अब 12 से आगे जो आएगा, जैसे 12 से आगे 15 आएगा, 15 का भाग देने से 12 शेष बच जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल फैक्टर कितने थे, 30, जिसमें से 12 से छोटे फैक्टर कितने हैं, 12 से छोटे फैक्टर कितने हैं, 10। 10 है, ये गिन लो, 6 और 4 10। 30 में से ये 12 से छोटे वाले फैक्टर माइनस करो, 30 में से 10 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 20। आंसर हो जाएगा 20। क्या आंसर आ जाएगा, 20। आंसर आ रहे हैं क्या लोगों के सही, कैसे बैठे बैठे देख रहे हैं, ऐसे ही है क्या, आंसर दिया करो यार। बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 के बाद में आगे चले, आपके लिए एक अच्छा सवाल लेके आऊंगा मैं, जल्दी लेके आऊंगा। चलो, एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दिया जाता है, शेषफल 15 आता है। इसी संख्या के 10 गुणा को डी से भाग दिया जाता है, शेषफल 6 आता है। डी का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, डी का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा। समझने की कोशिश, डी से भाग दिया, शेषफल 15 आया, ध्यान से समझ लेना। संख्या को 10 गुणा कर दिया, शेषफल भी 10 गुणा हो जाएगा, शेषफल भी 10 गुणा हो जाए। अभी ये भी आपको मैंने बताया था, संख्या में कुछ भी जोड़ दो शेषफल में जुड़ जाएगा, घटा दो घट जाएगा, गुणा कर दो गुणा हो जाएगा, पावर लगा दो पावर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था। तो शेषफल 15 आया है, संख्या का 10 गुणा किया तो शेषफल भी 10 गुणा हो जाएगा। अब शेषफल कितना आएगा, 150। 150 में भाग देते हैं तो शेषफल 6 आता है, 150 में भाग देते हैं तो शेषफल 6 आता है। इसका मतलब 6 शेषफल होता है, वो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है। 150 में से 6 घटा दो, यानी 144 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 150 शेषफल नहीं आ रहा है, उस संख्या से फिर 150 को भाग दिया जाता है, 150 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। 150 से अगर शेषफल 6 आ रहा है, मैंने आपको कहा था संख्या को n गुणा करते हैं, तो अगर वह भागफल से बड़ी हो गई है तो फिर आपको दोबारा रीडिवाइड किया जाता है। संख्या को 10 गुणा किया, कायदे से शेषफल आना चाहिए था 150, 150 नहीं आया, शेषफल 6 बच गया। इसका मतलब 150 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन शेषफल 6 तो 144 में भाग पूरा पूरा जाएगा, 144 में पूरा पूरा भाग जाएगा। 144 में भाग पूरा पूरा जाए, ऐसी संख्याएं कौन कौन है। पहले तो ऑप्शन में देखो, 144 में भाग पूरा पूरा किस किस का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 16 का जा रहा है, 18 का जा रहा है, सबका जा रहा है। लेकिन उस संख्या में डी का भाग देने से 15 शेषफल भी आता है, तो 15 शेषफल आएगा। अब देखो 9 का भाग देने से तो 15 शेषफल नहीं आ सकता ना? यानी डी का मान 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 12 का भाग देने से भी 15 शेषफल नहीं आ सकता।
16 का भाग देने से 15 शेषफल आ सकता है, 18 का भाग देने से 15 शेषफल आ सकता है, लेकिन हमसे न्यूनतम संभव मान पूछा है, न्यूनतम संभव मान पूछा है, तब 16 होगा। नहीं तो देखो 16 से भाग दे भी जाता है 144 में, 18 का भाग भी जाता है 144 में, तो इसका भाग भी जाता है 144 में, 36 का भाग भी जाता है, 48 का भाग भी जाता है, 72 का भाग भी जाता है 144 में, तो 144 का भाग भी जाता है। लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा? तो न्यूनतम मान इनमें से कोई होगा, लेकिन वो संख्या शेषफल 15 तभी आएगा जब वो संख्या 15 से बड़ी होगी। 15 से बड़ी होनी चाहिए और 144 का फैक्टर होना चाहिए। 15 से बड़ी 144 का सबसे छोटा फैक्टर क्या आता है? 16 आता है। आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? किसी को भी डाउट हो, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स होते, आराम से बेझिझक उसके क्या अपने प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें डाला करो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 आता है। n को 5 गुना कर दिया जाए, फिर 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा? ये जो n था इसको 5 गुना कर दिया तो शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा, और 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15। एक तरीके से देखे तब तो आंसर 15 आता है। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं 7 का भाग देने से 15 कैसे आ सकता है? यानी 15 7 से बड़ी संख्या हो गई है, तो 15 को 7 से दोबारा डिवाइड कर दो, 7 का 2 गुना 14 और शेषफल क्या आएगा? 1। क्या आंसर हो जाएगा? सी। सी आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल है? ऐसे सवाल इजी देखिए आपने कभी? नहीं करवाता। ठीक है ना, आगे चलते। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है, उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सुनो इजी सवाल है। 221 का फैक्टर है 13, 13 कम 13, शेष बच गया 9, 91, 13 7 91, 221 का फैक्टर है 13। अगर किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल आ रहा है तो उसके फैक्टर से भाग देने पर भी शेषफल वही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि शेषफल 30 होगा, लेकिन 30 है, अब 13 का भाग देने से शेषफल 30 तो नहीं आ सकता, यानी 13 से तो छोटा ही आना चाहिए। अब हम 30 को भाग दे देते हैं किससे? 13 से। 13 का 2 गुना 26, और सही रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 जाएगा। आंसर क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बता देना कोई दिक्कत। डिवीजन भी चल रहा है आपका? सवाल को करो। आपको दिया मैंने 1 मिनट, 1 मिनट आपको दिया। आराम से कर लो, यहीं खड़ा हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं खड़ा हूं। एन को डी से विभाजित किया, 41 आया। एन को 12 डी से विभाजित किया जाता है, शेषफल 105 आता है। एन को 6 डी से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? एक मिनट हो गए, जल्दी से करो, 15 सेकंड और बाकी। करो, देखें, यही हूं। बोलो, करें क्या? करें? करना पड़ेगा ना? आपको मैं एकदम बेसिक मेथड में ले जाता हूं, बाद में क्या करना है बाद में देखी जाएगी। पहले एकदम समझे तो सही, खेल है क्या ये? खेल तो समझ। एन को डी से विभाजित किया, शेषफल 41 आया, भाग एक्स बार गया, ये कुछ नहीं। ठीक है, लगाना है, मत पूछ। यहां से इक्वेशन बनेगी एन बराबर
dx प्लस 41, n बराबर dx प्लस, तो हाँ अब कह रहा है n को 12d से विभाजित किया, यही n है, 12d से विभाजित किया, शेषफल 105 आया, भाग दे दो y बार। यहां से इक्वेशन बनेगी n बराबर 12dy प्लस 100। यहां तक भी कोई, ऐसे तो बनती है इक्वेशन, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। दोनों इक्वेशंस में n n बराबर कर, ताकि हम d वगैरह ज्ञात कर सकें। ये भी n है, ये भी n है, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर, ये हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन बनेगी dx प्लस 41 बराबर 12dy प्लस 105। इधर लाएंगे, x था ना, मैंने 3x लिख दिया गलती से, dx इधर लाएंगे, इसमें से ये -12dy इधर आके -12dy इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से d तो ले लूंगा कॉमन, x माइनस 12y बराबर 105 में से 41 घटेगा तो 64 आ जाएगा, और d बराबर बन जाएगा 64 बट्टे x माइनस 12y, d बराबर 64 बट्टे x माइनस 12y बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर जितने भी ये n d जो कुछ भी है, आपको मैं फिर कह रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम नेचुरल नंबर पर पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे आंसर। जितने भी मान है a b x d y जो कुछ भी है वो है तो पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक है। अब आप ऐसी संख्या लेनी है तो 64 से बड़ी, क्योंकि शेषफल 64 शेषफल 41 आ रहा है, तो संख्या आएगी वो 41 से बड़ी होगी, 41 से बड़ी होगी। अब यहाँ अगर नीचे और d का मान पूर्णांक भी आना चाहिए, तो यहाँ अगर 1 है तो वो 64 को एक बार काटेगा। अगर यहाँ x माइनस 12y का मान 2 बन गया, वो 2 64 को 32 बार काटेगा, 32 का भाग देने से शेषफल 41 कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसका मान 1 ही बनना। अब इसका मान 1 बनाना है, अच्छा x का मान 12 से छोटा नहीं होगा, x का मान 12 से छोटा नहीं हो सकता, y का भी मान कम से कम आपको एक तो रखना ही पड़ेगा। पूर्णांक अगर यूज करने हैं तो y का अगर छोटे से छोटा मान रखोगे तो भी एक तो रखोगे, एक रखोगे तो ये 12 गुणा 1 12 बन जाएगा, और x का मान आप रखोगे तो 12 से बड़ा रखोगे तो क्या रखोगे, 13 रखोगे, 13 माइनस 12 क्या बनेगा 1, और 1 का भाग 64 में कितनी बार जाता है, 64 बार जाता है। लेकिन अगर मैंने गलती से x माइनस 12y की जगह 2 बना दिया तो 2 का भाग 64 में 32 बार जाएगा, 32 का भाग देने से 41 शेषफल नहीं आ सकता, 32 का भाग डिविजन है d, 32 का भाग देने से 41 है, तो यहाँ तो मुझे 1 बनाना ही पड़ेगा, और यहाँ 1 बनाने के लिए इसको कम से कम रखने के लिए y को 1 लेना पड़ेगा, तो y का मान 1 लेता हूं, x का मान क्या आएगा 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 13 हो जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, और y का मान 1 लिखा, x का मान 13 लिया, 13 माइनस 12 क्या बनेगा 64, से d का मान क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। d का मान 64 यहाँ रखूंगा, x का मान 13 लेते हुए, n का मान यहाँ से बनेगा, n का मान यहाँ से बनेगा, d का मान 64 है, 64 गुणा 13 प्लस 41, 64 को 13 से गुणा करता हूँ, क्या आ जाएगा 13 का चौगुणा 52, 5 13 13 छिके 78, 78 और 5 कितना आता है 78 और 5 83, 83 832 आ जाएगा, इसमें ये 41 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 873, 873 ये संख्या बन जाएगी 873 बन जाएगी। 873 वह छोटी से छोटी मान ऐसा रखते ताकि ये 64 बने, इस कंडीशन में बड़ा भी आ सकता था, लेकिन मैं इसे छोटी छोटी संख्या रखी है तो वो क्या ही है 800। अब आपको अगर मैं क्रॉस चेक कराऊं ना, आप इस 873 को ऐसे चेक कर सकते हो, उस संख्या को 12d से भाग दिया जाए, d का मान क्या आया था 64, अब 12d कितना हो जाएगा 12 गुणा 64 हो जाएगा, 12d क्या होगा 12 गुणा 64, अगर 12 गुणा 64 का 873 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, चेक कर लो। 12 गुणा d करोगे तो 12 गुणा 64 करोगे तो 12 का चौगुणा 48, 4 12 छके 72, 72 और 4 कितना होता है 76, 768 आ जाएगा। अगर 768 को मैं
से भाग दूं किस में, 873 में, 873 में 768 का भाग दूंगा, ये 768 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 105, 105 शेषफल बचेगा, वो 105 शेषफल। इसका मतलब वह जो n का मान है वो 873 है, और वो जो d का मान है वो है कितना, 64। d का मान कितना आया है, 64, d बराबर 64 आ जाएगा। अब कह रहा है 6d से भाग दें तो क्या होगा, मैं इसका छोटा तरीका भी बताता हूँ। 6d से भाग दें तो 64 के 6 गुना का भाग देना है किसमें, किसमें, 873 में, 873 है। मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, बताई जाएगा क्या, काम नहीं करता हूँ, इसका कुछ पार्ट नहीं हटा सकते, तो छोटा कर लूं, ट्राई तो किया था मैंने, था छोटा, बताई जाएगा, कोई नहीं। चलो ठीक, कर लेंगे अपन जगह। यहीं तक था ना, इतना खूब है, इतना, इतने से काम चला लेंगे, अब इतने से काम चला लेंगे। अब यहां से देखो 6d करेंगे, करेंगे 64 गुना 6 आ जाएगा, 6 चौके 24, तो 32 कितना, 38, 384। अगर 384 का भाग हम इसमें देंगे 873 में, 873 है, भाग देंगे 384, 384 का दुगुना कितना आएगा, 768 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 700, शेष बचेगा 105, सेम 105 आएगा, सेम 105 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में ऐसा सवाल फंस गया तो क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम में ध्यान से समझ, ये जो 12d है इसी का फैक्टर है 6d, आप ध्यान से समझ, 12d का ही फैक्टर है 6d, 12d का ही फैक्टर है। तो अगर 12d के किसी फैक्टर से भाग दे रहे हो तो शेषफल वही आएगा। अगर आप 12d से भाग देने पर शेषफल 105 आ रहा है, उसके किसी फैक्टर से भाग देने पर भी शेषफल 105 ही आना चाहिए, 105। अब तो d है वो भी इसी का फैक्टर है, वो जो d है वो भी इसी का फैक्टर है, लेकिन d में लफड़ा क्या हो गया, 41 आ रहा है, इसका मतलब d का जो मान है वो फिर 105 से छोटा हो गया होगा, d का मान 105 से छोटा हो गया होगा, इसलिए 105 नहीं आ सकता है। तो 12d से भाग देने से 105 आ रहा है, तो 6d इसका आधा है, तो आधे से भाग देने यानी इसके फैक्टर से भाग देने पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शेषफल वही आ जाए, और शेषफल 105 है, और 105 ऑप्शन में भी पड़ा है, शेषफल 105 ऑप्शन में पड़ा है, कि आपका आंसर हो सकता है, मे भी हो, आंसर हो, ठीक है, क्लियर है। कि मैं आपको कारण बताऊं, 104 नहीं हो सकता, अगर किसी संख्या से भाग देने पर 104 आता, उसके दुगुने से भाग देने पर 105 नहीं आ सकता, दुगुने से भाग देने पर 6d से भाग देने पर 104 आ रहा है, तो 12d से भाग देने पर 105 नहीं आ सकता। अगर 6d से भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 12d से भाग देने पर, अगर पूरा पूरा जा रहा है यानी जीरो शेषफल बच रहा है, तो 12d यानी उसके दुगुने से भाग देने पर कुछ भी बचे, लेकिन जीरो तो नहीं बच सकता, दुगुने से भाग देने पर तो 105 तो नहीं, जीरो तो नहीं बच सकता, ठीक है ना। यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ 105 बच रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है 1, 6d से भाग देने पर अगर 1 आ रहा है तो 12d से भाग देने पर 105 नहीं आ सकता। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है
12d का फैक्टर क्या है 6d, फैक्टर से भाग देने पर शेषफल अनचेंज्ड रहता है। अब 105 ही रह जाएगा। 105 इसलिए रह जाएगा, 105 है क्या है, तो भी भाग देने से 41 आता है, d से भाग देने से 41 आया, ठीक है। अब कह रहा है 12d से भाग दिया, शेषफल भी तो 41, अगर d से भाग दिया है तो 41 आया, तो 12d से भाग देने से 105 आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, तो संख्या है भाग देने वाली संख्या, उसको 12 गुणा कर रहे हो, 12d से भाग दिया। अगर इसका उल्टा सोचो, आप उल्टा सोचो, यहाँ 12d से भाग देने से 105 आ रहा है, तो d से भाग देने पर क्या आना चाहिए, 105 का 12वां भाग आना चाहिए, d से भाग देने पर 12वां भाग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 12 गुणा से भाग दे रहे हो तो भी शेषफल 12 गुणा नहीं कर सकते हैं। शेषफल कई बार ऐसा होता है, भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए फिर उसको घटा के वापस छोटा किया जाता है और ये क्या आ जाता है 41 आ जाता है। पूरा तरीका है वो रहेगा ये वाला। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। 4 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है, 7 अंकों की संख्या है, ये यहाँ लिखा नहीं है, 11 से, यहाँ 11 होना चाहिए, 11 से विभाज्य है x प्लस वाई प्लस जेड। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ ए 4 डिजिट नंबर 73x इज डिविजिबल बाय 12 एंड a 7 digit number y854 z06 is divisible by 11, then what is the value of x plus y plus z? x plus y plus z है, इसका मान है क्या होगा? तो 73x है, ये डिवाइड होगा किससे? 12 से डिवाइड होने के लिए इसको 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, और इसको 4 से डिवाइड होने के लिए आपको x की जगह या तो 2 लेना होगा या 6 लेना होगा। या तो 32 डिवाइड होता है या 36 डिवाइड होता है, ऐसे तो होता है, ऐसे होगा। ये 7 और 2 कितना है 9, 2 और 7 9, 2 और 3 कितना 12, 12 में 2 जोड़ने से 14 आता है। अब 12 से डिवाइड होने के लिए 12 के फैक्टर होते हैं 4 और 3, 4 से डिविजिबल तो हमने चेक कर ली, अब 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो ये 2 और 7 9 होता है, 9 और 3 12 होता है, 12 में 2 जोड़ने से 12 में यहाँ ये 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में तो 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ क्या आ सकता है 6 ही आ सकता है। x का मान क्या हो जाएगा 6, x का मान तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर 6 हो जाएगा। अगली संख्या है y854 z06, इसको डिवाइड किया जाता है कि ये डिवाइड होनी चाहिए किससे 11 से, 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो एक छोड़ ऐसे ले लो, इसको छोड़ ये ले लो, 8 4 12, आ गया 12, इधर आ गया y प्लस 5 प्लस जेड प्लस 6, 5 और 6 11, y प्लस जे हो गया 11 हो गया, इधर क्या आया 8 4 12, 12 ही रहा, इधर क्या आ गया y प्लस जेड प्लस 11 हो गया, y प्लस जेड बराबर 11। बात यह है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो अगर इधर 12 है तो इधर भी 12 ही होना चाहिए, तो y प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, अगर 12 है तो इधर भी 12 ही होना चाहिए, y प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y प्लस जेड का मान 1 हो जाएगा, x का मान क्या हुआ है 6, y प्लस जेड बराबर हो जाएगा कितना 1, x का मान कितना हुआ है 6, x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो ये 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाए, 7 से तो काम नहीं चले, ठीक है ओके। दूसरी संभावना के ऊपर काम करते हैं, ये 12 है, 12 से 11 आगे जाओ, 12 से 11 आगे जाते हो तो कितना आता है 23, इनका गैप फिर 11 होना चाहिए, 12 से 11 आगे जाते हो तो कितना आता है 23, इसको 23 बनाना है, y प्लस जेड प्लस 11 को 23 बनाना है, तो
23 बनाएंगे तो 23 माइनस 11 हो जाएगा, कितना होगा 12। इसका मतलब y प्लस जेड का मान 12 होना चाहिए। तो y प्लस जेड है, इसका मान अगर 12 है और x का मान 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 18 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा 18। अगर इस सवाल में यहाँ पर अगर 1 लेते, 6 और 1 7 लेते, ऑप्शन में 7 होता तो भी वो आंसर था। समझ रहे, कर लेंगे। 14 के बाद में देखो, एक संख्या दी गई है, ये 11 से डिविजिबल है, ए के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या आएगी। मैं इधर लिख लेता हूं 6 7 8 8 9 3 4 A4 डिविजिबल बाई 11, 11 से विभाजित है, ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी। पूर्ण संख्या है तो 0 आ सकता है, पूर्ण संख्या तो 0 आ सकता है, एक छोड़ के एक जोड़, इधर 7 8 आ जाए, 6 और 8 14 और 9 23 और 4 27, 27 और 4 31, इधर आ जाएंगे 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 18 प्लस क्या हो जाएगा ए, 18 प्लस ए हो, 18 प्लस, या तो मैं इधर 31 को तो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, इधर ब्लैंक स्पेस है ए के रूप में। इन संख्याओं के बीच में या तो मैं उसको भी 31 बनाऊं, 18 को 31 बनाने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 एक सिंगल डिजिट से नहीं आ सकता। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में गैप है वो 11 का बनाऊंगा, इनके बीच में गैप तो 30 31 है, मुझे 11 का गैप बनाने के लिए 20 चाहिए, 20 सही है ना, ये 31 है तो ये इससे 11 पीछे हो सकता है, 11 आगे तो हो नहीं सकता, 11 पीछे हो सकता है तो उधर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, यानी जो 18 प्लस ए है इसका मान 20 होना चाहिए, ए का मान कितना हो जाएगा 2, ए का सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी है? तो 7 हो सकता है, या 7 अंकों 7 18 हो जाएगा। देखो ये 15 था क्या, 16 देखो, y को 0 मान लिया था क्या हमने, 0 मानने से तो 6 अंकों की बनती है, 7 नहीं होती। P और Q के शून्यतर मानों का इनमें से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 674 PQ0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। यानी क्या लिखा हुआ है 674 PQ 3 और 11 दोनों से डिवाइड करना है। P और Q के शून्यतर मान, शून्यतर का मान मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यू, शून्य से इतर यानी शून्य से अलावा, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो हो, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। और ये संख्या 2 और 11 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। पहली बात तो है ये संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होगी, 6 और 7 13, 13 और 4 कितना होगा 17, 17 प्लस पी क्यू, 3 से डिवाइड होने के लिए पी प्लस क्यू अंकों का योग 3 से डिवाइड होने से ये बन जाएगा 17 प्लस पी प्लस क्यू। अब 17 के आगे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 18 बनती है, पी प्लस क्यू का मान 1 बनना चाहिए, पी प्लस क्यू का मान 1 नहीं बन सकता, एक संख्या को 0 लेना पड़ेगा। अब 17 के आगे अगली संख्या 21 बनेगी, 21 बनने के लिए प्लस क्यू है इसका मान 4 होना चाहिए, फिर 21 के बाद में 24 बनेगी, पी प्लस क्यू का मान 7 होना चाहिए, 24 के बाद में 27 बनेगी, पी प्लस क्यू का मान 10 होना चाहिए, ऐसे ही पी प्लस क्यू का मान 13 होना चाहिए,
ऐसे ही p प्लस क्यू है, इसका मान 16 हो सकता है। ऐसे ही p प्लस क्यू है, इसका मान 19 हो सकता है। आगे तो जा ही नहीं सकता। 19 भी नहीं हो सकता, 19 दो डिजिट से नहीं बनेगी, 19 दो डिजिट से नहीं बनेगी। इसका मतलब p प्लस क्यू का मान है वो मैक्सिमम 16 हो सकता है, 16 हो सकता है, मैक्सिमम 16। क्लियर है? अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक, एक बात और देखो, पहली बात तो इस जीरो का कोई रोल नहीं है, न तो 11 से डिवाइड होने में है और न 3 से डिवाइड होने में है। 11 से डिवाइड होने में और 3 से डिवाइड होने में इसका कोई रोल। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं, ये और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10, 10 प्लस क्यू हो, इधर आ जाएगा 7 प्लस पी हो। एक तरफ 10 प्लस क्यू आया है, एक तरफ 7 प्लस पी आया है। अब या तो इनके बीच में 11 का डिफरेंस बने या फिर ये दोनों आपस में बराबर हो। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बराबर हो, एक पॉसिबिलिटी बनती है बराबर हो। अगर मैं दोनों को बराबर करता हूं तो यह आ जाएगा माइनस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बराबर 3 आना चाहिए। अब आपको एक बार ऑप्शन से देखना है पी माइनस क्यू 3 आ रहा है क्या? पी माइनस क्यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में। ठीक ठीक, और डी में कब आ रहा है? जब 5 और 2 होते हैं, 5 और 2 का योग भी 7 बन रहा है, 5 और 2 का योग भी 7 बन रहा है, यानी पी का मान 5 हो, का मान कितना हो, यहाँ 5 और 2 आ जाएंगे, संख्या बनेगी 674। ये आ जाएगा 5 और 2, आप चेक कर लो, 6 4 10 और 2 12, 7 और 5 12। क्लियर हो रहा है? ये आ जाएगा 6 7 13 4 17, 17 5 22 और 2 24, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 33 से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा p बराबर 5, q बराबर। क्लियर है? कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन था। 16 के बाद में अगला सवाल देखिए, ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? 87, m 620, pm, और ये संख्या डिवाइड हो रही है किससे? 6 से। m के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? 6 से डिवाइड होने के लिए अंकों यहाँ सम संख्या आ सकती है, m का मान सम संख्या हो सकता है। सम संख्या में क्या क्या हो सकता है? तो 2 4 6 8 में से 6 से डिवाइड होने के लिए संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड हो वही संख्या 6 से डिवाइड हो सकती, बाकी संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 8 और 7 है 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 आ गया। ठीक है, ध्यान देना, 8 7 15, 15 6 21, 2 23, 23 और 3 26, 26 प्लस 2m बनेगा। ये m, ये तो जुड़ेंगे ना आपस में, 26 प्लस 2m बनेगा। अब 26 के आगे, 26 के आगे वो संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? 27 होती है, 30 होती है, ऐसे होती हैं। अगर मुझे इसको 27 बनाना है तो 2m बराबर 1 बन जाएगा। अगर मुझे 30 बनाना है तो 2m बराबर, 30 बनाना है तो 2m बराबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको 30 के बाद में 33 बनाना है तब 2m बराबर, 33 बनाना है तो 7 बन जाएगा। अगर मुझे इसको 36 बनाना है तब 2m बराबर 10 हो जाएगा। अगर मुझे इसको 36 के बाद में 39 बनाना है तो m का मान 13 हो जाएगा। ऐसे ही 2m का मान है, थोड़ा भी हो सकता है, ऐसे ही 2m है, उसका मान थोड़ा और 3 कितना 19 हो सकता है। 19 तो वैसे भी 2 डिजिट से नहीं आता है, इसलिए कैंसिल कर, ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो 2m का मान रखने से ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब ध्यान रखना, अगर 2m का मान 1 है तो m का मान तो पूर्णांक ही नहीं हो सकता। 2m का मान सात है तो m का मान तो 3.5 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में थोड़ी लेना है। 2m का मान 13 नहीं हो सकता, 2m का मान हो सकता है या तो 4 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 16 हो सकता है। अब फिर दोबारा कहता हूँ, 2m का मान 10 है तो m का 2m का मान 4 होगा, तो m का मान क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी 2 आ सकता है, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, वो 4 यहाँ रखेंगे तो 26 और 4 कितना हो जाएगा 30।
या 2m का मान 16 हो सकता है, 8 यहाँ पर हो और 8 यहाँ पर हो, 8 यहाँ पर हो और 8 यहाँ पर हो, 2m का मान है वो 16 हो सकता है। उस कंडीशन में m का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2m का मान 16 है तो m का मान क्या हो जाएगा, 8। m के दो मान आ सकते हैं, 2m बराबर 4 है तो m बराबर यहाँ से तो आएगा कितना, 2, और 2m बराबर 16 है तो m का मान यहाँ से कितना आएगा, 8। m के दो ही संभावित मान हैं, या तो m का मान 2 लेने से ये संख्या 6 से डिवाइड होगी, या m का 2 ले हुए तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा, 8 ले तो यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा, या तो दोनों जगह 2 2 होगा या दोनों जगह 8 8 होगा। उस कंडीशन में ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये दोनों संभावित मान हैं, 2 और 8 हैं, कितने, इनका योग कितना हो जाएगा, 10। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17 नंबर सवाल, ए ऑप्शन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 17 के बाद में आगे चलते। 732xy ऐसी संख्या है जो 70 से विभाजित होती है, x प्लस वाई बट्टे 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 7 इन 2 xy ये डिवाइड होती है किससे, 70 से। ये संख्या डिवाइड होती है 70। हमसे पूछा है x प्लस वाई बट्टे 2 ज्ञात करना। ठीक, 70 से डिवाइड होती है तो y की जगह तो 0 आएगा पक्का, कोई डाउट नहीं है, y की जगह पक्का 0 आएगा। या मैं ये कह दूं, अगर मैं y की जगह 0 लेता हूं और ये संख्या 70 से डिवाइड होती है, तो ये जो 0 को हटा दूं तो बची हुई संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 70 से डिवाइड होने के लिए यहाँ 0 चाहिए, और ये जो 0 लेने से संख्या बनी है वो 70 से डिवाइड हो दे। 70 का 0 हटा दूंगा तो बाकी बचा हुआ तो किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब मैंने y की जगह तो 0 लिया है, y बराबर तो 0 आ जाएगा। 70 से डिवाइड होने के लिए इकाई अंक तो 0, इकाई अंक y है तो y का मान तो आ जाएगा। मैं इसका 0 हटा देता हूँ और इस 70 का 0 हटा। अब ये बची हुई संख्या 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, बच गया कितना, 32। 7 का चौगुना 28, कितना बच गया, 4, 4 बच गया। अभी आएगा 4x और इसमें भाग देंगे किसका, 7। अब यहाँ x की जगह, अब ध्यान से सुनना, x की जगह 2 भी हो सकता है ताकि ये 42 बन जाए, और x का मान 9 भी हो सकता है ताकि ये 49 बन जाए। ठीक है, y x प्लस जेड का, x प्लस वाई बट्टे 2 का न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए आपको, तो यहाँ x का मान भी न्यूनतम चाहिए। भाई x प्लस वाई का न्यूनतम मान चाहिए तो x का मान भी तो न्यूनतम होगा, y तो फिक्स हो गया है 0 होगा, y में तो कम या ज्यादा किया नहीं जा सकता, तो कम या ज्यादा किया जा सकता है वो x में किया जा सकता है। तो x के दो मान लिए जा सकते हैं, या तो 2 लिया जा सकता है या 9 लिया जा सकता है। अब 2 और 9 में से छोटा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लूंगा तो x का तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। x का मान 2 लेने से ये 7 से डिवाइड होता है। अब x का मान 2 है और y का मान 0 है, x का मान 2 ले लो, y का मान 0 अपॉन 2 करोगे तो 2/2 क्या आएगा, 1। क्या आंसर हो जाएगा, बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर सवाल, सही आंसर है ऑप्शन। क्या समझ में आ गया, एकदम अच्छी तरह से। आगे चलें, चलो। एक 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या 11 से विभाजित है कि किसके बराबर होगा, 5 4 3 3 9 8 7, 3 7 अंकीय संख्या 11 से डिवाइड है, क्या है, पी किसके बराबर है, इजीली कर लोगे। ये और जैसे ये 4 3 7 और 5 है, 7 और 8 है 15, इधर 15 आ गया, इधर आया 9 और 7 है 16, 16 और 5 है 21, 21 प्लस पी आ जाएगा। अब वो 15 है तो इसको मैं 15 तो बना नहीं सकता, मैं 15 से 11 पीछे ले जा सकता हूँ, 15 से 11 आगे ले जा सकता हूँ, और 15 से 11 आगे ले जाऊंगा, 15 से 11 आगे के कहाँ ले जाऊंगा, 26 पर। इसका मतलब 21 प्लस पी है, इसका मान 26 लिया जा सकता है।
21 प्लस बी है, इसका मान 26 लिया जा सकता है। चलो और देखता हूं मैं, इससे 22 ज्यादा भी तो जा सकता हूं ना, 22 ज्यादा भी तो जा सकता हूं ना। अगर इससे 15 से 22 ज्यादा जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा, 15 से 22 ज्यादा जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा, 27 पर, 37 पर। 15 से 22 ज्यादा 37 पर जाऊंगा। 37 यहाँ सिंगल डिजिट से नहीं बनेगा, इसका मतलब 21 प्लस बी बराबर 26 है। बी का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी का मान 5 है। आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 के बाद में अगला क्वेश्चन देख, ये संख्या 75 से डिवाइड है, ये एक भाज्य संख्या नहीं है, Q और Q के मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या 75 से विभाजित है, P एक भाज्य संख्या नहीं है, Q और Q के मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं बताऊं आपको, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये केवल एसएससी के सवाल नहीं है, एसएससी के भी हैं, आरआरबी के भी हैं, टीडीएस के भी हैं, फिक्स टाइप के हैं। तो आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ हमारे बनाए हुए भी, हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको अलग अलग वेरिएशंस मिल जाएंगे। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते हो तो एसएससी के पेपर, अब आपके सामने सारे टाइप के एग्जाम्स के सामने आ गए हैं, तो आप और अलग ढंग से इन चीज़ों को, ठीक है, पहले से जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको भी, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको भी अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कर लीजिए। ऐसे करते करते आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम तक बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप रेगुलर टेस्ट देते रहा, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पर टेस्ट दे रहे हो, रेगुलर टेस्ट देते रहो, ज़्यादा नहीं, एक दिन छोड़कर तो एक दिन दे ही दो। आगे जैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाए डेली का एक टेस्ट दे दिया, ये काम जरूर किया। इससे आपको पता चलता है पूरा ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी है, किस सब्जेक्ट में और किस पोर्शन में आपको सुधार करने की जरूरत है, ये आपको पता रहेगा। यह है 678 P37Q। अगर ये संख्या 75 से डिवाइड है, 75 से डिवाइड है, तो यहाँ 7 के बाद में 5 आ सकता है और कुछ नहीं। बोलो आप, अगर 75 से डिवाइड है तो लास्ट में या तो 0 0 आ सकते हैं, या 5 0 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है, या 7 5 आ सकता है। 75 से डिवाइड है तो 25 से डिवाइड होगी, 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 0 आओ, या 5 0 आओ, या 7 5 आओ, या 2 5 आओ। इसका मतलब का मान तो 5 होगा। क्या मैं यहाँ 5 रख देता हूँ और ये भी लिख देता हूँ बराबर 5। बराबर 5 कितने ऑप्शनों में है, 3 में, कैंसिल कर, बराबर 5। ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए 75 से, ठीक है, तो 25 से डिवाइड तो हो गई। अब 75 से डिवाइड होने के लिए 3 से और डिवाइड होने चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 3 से डिवाइड होने के लिए तो जहां 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हटाते जाओ, वो काम का नहीं है। 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। 7 और 5 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, काम का नहीं है। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, काम का नहीं है। 8 7 15, 3 से डिवाइड हो गया, काम का नहीं है। बच गया क्या, पी बच गया। अब पी खुद 3 से डिवाइड संख्या होनी चाहिए। अब पी का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। पी का मान 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। पी एक भाज्य संख्या नहीं है तो 6 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी। 6 और 9 तो भाज्य संख्या, क्या बोला है, P इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, या P इज नॉट ए कंपोजिट। इसका मतलब 6 और 9 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, तब P का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। P का मान 3 हो सकता है, Q का मान 5 हो सकता है। P का मान 3, क्या आपका सही आंसर हो। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, 20 सवाल कर लिए हैं, इससे आगे चलते, आगे समझते हैं। ये संख्या 15 से डिवाइड हो जाए, a प्लस बी का अधिकतम मान बताना है। 143 B20 3a डिवाइड होनी चाहिए किससे, 15 से। हमसे पूछा है a प्लस बी का मैक्सिमम मान बता।
ट्राई करते हैं। ए का अगर 15 से डिवाइड होनी है तो 5 से भी डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए ए की जगह 0 या 5 आ सकता है। ए की जगह 0 या क्या आ सकता है 5। ऐसे बन सकता है 143 पी 0 3, या तो 0 आ सकता है, क्या आ सकता है 143 P2 0 और 3 5 हो सकता है। वैसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि 5 वाला ही होगा। ए प्लस भी अधिक चाहिए, ए प्लस भी अधिक चाहिए तो ए का मान भी तो बड़ा होना चाहिए ना। ए का मान 0 या 5 में से कोई आ सकता था, अभी संभावना है 5 ही होगा। फिर भी एक बार देखते हैं ए का मान। अब 15 से डिवाइड करना है तो अब 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 15 से डिवाइड होना है संख्या 3 से, जहां जहां 3 से डिवाइड हो रहा है उनको हटाते जाओ, वो काम के नहीं है अपने। ठीक है, इस 3 को हटा दो, इस 3 को हटा दो, 4 और 2 6 बनता है, इसको हटा दो, बाकी कुछ बचा नहीं है। ये बन गया b+1, b+1 बन गया। अब b+1 को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए b का अधिकतम मान, मुझे तो अधिकतम मान चाहिए, तो b का अधिकतम मान 8 लिया जा सकता है। b का अधिकतम मान 8 लूंगा तभी तो 9 बनेगा। देखो 3 से जो डिवाइड है वो काम का नहीं है, क्योंकि वो तो डिवाइड हो रहा है, तो उसमें तो कोई आप कर नहीं सकते। ऐसे में जोड़ता 3 और 2 5 और 5 और 3 8, 8 4 12 और 12 1 13, तो b+13 करता, b+13 करता। और फिर उससे आगे जाता, उसकी बजाय मैंने 3 से डिवाइड हो रहे थे उनको रिमूव कर दिया। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके डिजिट डिटरमाइन करने में काम नहीं आते हैं। तो ये आ गया b+1 आ गया। अब b+1 है, इसको मैं अधिकतम लेना चाहता हूं तो b का अधिकतम मान 8 लिया जा सकता है ताकि ये 9 बन जाए। ये एक डिजिट है, 10 से 9 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता, कि परमिशन नहीं है, एक डिजिट की संख्या बननी है। b का मान क्या हो जाएगा 0, a का मान क्या होगा 8। इस कंडीशन में तो क्या बन जाएगा 8। a+b का अधिकतम मान 8 तो वैसे भी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें भी यही बात लागू करेंगे, 3 को हटा देंगे, 4 और 2 6 बनता है, इसको हटा देंगे, 5 3 8 और 1 9 बनता है, ये भी गया, 5 3 8 और 1 9, ये भी गया। बच गया क्या b का अधिकतम मान 9 लिया जा सकता है, अकेला है 9 तक जाएगा, तो b का अधिकतम मान 9 लिया जा सकता है। a का अधिकतम मान अपन ने 0 और 5 में से अधिकतम वैसे ही 5 है, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, क्या आंसर हो 9 और 5 14, क्या आंसर आ जाएगा 14, आंसर आ जाएगा 14। आपके समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ के, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म, क्लास अटेंड कर लें, यहाँ रहते हैं फेस टू फेस अटेंड कर लें, अगर दूर रहते हैं ऑनलाइन यूट्यूब अटेंड कर लें। आपकी एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगी क्लासरूम में बैठने की जगह, अगर मैंने इसको, अब मेरा बस यही लफड़ा है कंटिन्यू नहीं रहना, अगर मैंने महीने भर भी इसको कंटिन्यू रख दिया तो इसमें क्लासरूम में, चलो आगे देखिए। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आया, अब किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल, n को 7 से भाग दिया और रिमाइंडर आया 2, n-5 करूंगा तो रिमाइंडर 2-5 हो जाएगा, 2-5 तो -3 होता है, -3 तो 0 नहीं होगा। n+5 किया, अगर n में 5 जोड़ा तो रिमाइंडर 2 में भी 5 जुड़ गया, 2+5 कितना हुआ 7, 7 बन गया, 7 में 7 देंगे तो वापस क्या आ जाएगा जी। n+2 करेंगे तो रिमाइंडर में भी 2 जुड़ेगा, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। n+1 करेंगे तो रिमाइंडर में भी 1 होगा, 2+1 क्या आ जाएगा। आपको मैंने बताया था किसी संख्या में भाग देने से कोई रिमाइंडर आ रहा है, इस संख्या में भाग दिया जा रहा है, उसके साथ में कुछ भी जोड़ दो रिमाइंडर में भी जुड़ेगा, कुछ भी घटा दो रिमाइंडर में भी घटेगा, किसी भी संख्या से गुणा कर दो रिमाइंडर भी गुणा हो जाएगा, किसी भी संख्या जितनी भी उसकी पावर बना दो रिमाइंडर की भी वही पावर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, n में 7 का भाग दिया रिमाइंडर 2 आया, अब कह रहा है किस संख्या को 7, किस संख्या में 7 से भाग दें, 7 से भाग दें ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए 0। अब 0 रिमाइंडर बनाना है तो या तो यहाँ क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड।
पहला ऑप्शन क्या है n माइनस 5, यानी n में से 5 घटाएंगे तो रिमाइंडर में से भी 5 घटेगा, 2 में से 5 घटेगा -3 आएगा, 7 का भाग देने से रिमाइंडर -3 आने का मतलब है 7 में से 3 घटा के प्लस का बना दो तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। ये तो नहीं हो सकता है, ए को तो हमने बस से कैंसिल कर दिया। n+5 करेंगे, अगर n में 5 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर में भी 5 जुड़ेगा, 2 में 5 जुड़ेगा कितना आएगा 7 आएगा, 7 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर शेषफल क्या आ जाएगा 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 3 होगा। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है। ध्यान से देखना, आपने क्या किया, n को 8 से भाग दिया है। मैं एकदम क्यों में करवाता हूं, आप ऐसे नहीं पढ़ते, क्यों में हल, क्यों में हल। n को 6 गुना कर दिया, रिमाइंडर 3 को भी 6 गुना कर दो, उसमें से -1 किया है, रिमाइंडर में से भी -1 कर दो, 18 में से -1 करेंगे कितना आएगा 17, बाकी से देना है 8 से, 8 का 2 गुना 16, रिमाइंडर क्या आएगा 1। जो कुछ उस n के साथ किया है वो सब कुछ रिमाइंडर के साथ में होगा। रिमाइंडर क्या है 3, अगर n 6 गुना हो गया है रिमाइंडर भी 6 गुना होगा, 3 का 6 गुना हो जाए, फिर -1 हुआ है तो रिमाइंडर में से भी -1 होगा, 18 में से -1 कितना होगा 17, 17 शेषफल 8 से भाग देने पर नहीं बच सकता है, तो 8 का भाग 17 में फिर दोबारा देंगे, 8 का 2 गुना 16, शेषफल या रिमाइंडर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, शेषफल या रिमाइंडर बन जाएगा 1। क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, शेषफल 52 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 5 गुणा को d से विभाजित किया जाता है, शेषफल 4 प्राप्त होता है, d का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा। ध्यान से समझ, d से विभाजित किया जाता है, शेषफल 52 प्राप्त होता है, शेषफल क्या आया 52, संख्या का 5 गुणा किया है तो शेषफल भी 5 गुणा होना चाहिए। कोई पूर्णांक को d से विभाजित किया, शेषफल 52 आया, इसी संख्या के 5 गुणा को d से विभाजित किया, तो अगर संख्या को n गुणा 5 गुणा किया गया है तो रिमाइंडर भी 5 गुणा होना चाहिए। अब 52 का 5 गुणा करते हो तो 52 का 5 गुणा होता है 260, रिमाइंडर आना चाहिए 260, लेकिन ये कह रहा है कि 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, इसका मतलब 260 से 4 कम होगा, तो 260 4 रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो 260 में 4 घटाओ तो क्या आएगा 256, यानी 260 से तो 4 प्राप्त होता है लेकिन 256 है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब या तो वो संख्या होगी 256 या 256 का कोई फैक्टर, याद रखना, या तो वह संख्या 256, 260 में भाग देने से 4 शेषफल का बचेगा, जब वो संख्या 456 को डिवाइड करेगी तभी तो बचेगा। अब 456 या 256, 256 या 256 का कोई फैक्टर, अब एक तरह से देखें तो 256 का फैक्टर केवल 64 ही है, और दूसरे तरीके से देखें तो शेषफल 52 प्राप्त होता है, यानी वो जो 256 का फैक्टर होगा वो 52 से बड़ा होना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे, क्योंकि शेषफल 52 कब प्राप्त होगा जब आपके पास वो संख्या, ऐसे तो देखो 256 के फैक्टर 2 4 8 16 32 सारे ही होते हैं 56 में, 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का सबका भाग जाता है, ठीक है, के बाद में 64 का 128 का 256 का खुद का सबका जाता है, लेकिन वह संख्या आपको 52 से बड़ी होनी चाहिए। अब 52 से बड़ी 3 संख्या ऐसी हैं जो 256 को डिवाइड करती हैं, एक तो होती है 64, एक होती है 128 और एक होती है 256 खुद। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब इनमें से एक सबसे छोटी संख्या क्या है 60, डी का न्यूनतम संभव मान, डी का न्यूनतम संभव मान 60। क्या आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है तो आगे देखो। और आज का आखिरी सवाल, ए बी नोट ए इज नॉट इक्वल टू बी, एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जैसे कि बी भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या। मैं कुछ लिख रहा हूं, 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए, और 2 अंकीय संख्याओं में अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, एक तो होती है 11, एक होती है 13, एक होती है 17, एक होती है 19, ये अभाज्य संख्या है। अब इसके
अंक उल्टे करें तो भी अभाज्य होनी चाहिए, अंक उल्टे करें तो भी। अब देखो ए और बी बराबर नहीं, इसलिए 11 को तो हटा। 19 के अंक उल्टे करते हैं तो 91 आता है। 91 13 गुणा 7 होता है, तो 91 अभाज्य संख्या नहीं बनती। 13 के अंक उल्टे करोगे तो 31 बनेगा, और 17 के उल्टे दो संख्या तो हो जाएंगी, दो संख्या तो हो जाएंगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। 20 और 30 के ऐसी संख्या नहीं लेनी है जिसका पहले 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, क्यों नहीं? जैसे आपने 23 लिया, 23 का उल्टा करने से 32 बनेगा, 32 अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? ऐसे आपने 29 लिया, 29 का उल्टा करने से 92 बनेगा, 92 अभाज्य संख्या। तो जो बाएं वाला डिजिट है वो 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। क्या करोगे तो वो बाएं वाला डिजिट है वो उधर जाके इकाई वाला अंक बन जाएगा। तो इकाई का अंक 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो सम संख्या बन जाएगी। सम संख्या तो अभाज्य हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अब हम 3 वाले में चलते हैं, 3 वाले में चलते हैं। 3 वाले में 13 का 31 बन गया था तो 31 का 13 बन जाएगा, 13 का 31 बना था तो 31 का 13 बन जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, 13 से 31 बना है, 31 से 13 बन जाएगा, 31 से 13 बन जाएगा। 31 आ गया है तो 13 भी आ गया है, दोनों को जोड़ना है। 31 और 13 दोनों संख्याएं हैं। इसके बाद में 37 से 73 और 73 से 37। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37 से 73 बन जाएगा, 73 से 37 बन जाएगा। उसके बाद में कोई संख्या आती नहीं है। 40 और 50 के बीच वाली नहीं लेनी है। 41 से 14 बनता है, 43 से 34 बनता है, 47 से 74 बनता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि उधर 4 चला जाता है। 4 उधर जाएगा तो सम संख्या बन जाएगी। उसके बाद में 50 और 60 के बीच वाली संख्या भी नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। 5 उधर जाएगा तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो वो संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे मैंने 53 लिया, 53 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 53 के डिजिट चेंज करेंगे तो 35 बनेगा, 35 के तो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने 59 लिया, 59 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन डिजिट चेंज करूंगा तो 95 बनेगा, 95 तो 5 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए 6 के आगे 60 वाली सीरीज में भी नहीं लेना है क्योंकि उधर 6 जाएगा। अब क्या बच गया है? 7 वाली सीरीज बच गई है, 7 वाली सीरीज बच गई। अब 7 वाली सीरीज में एक तो 73 है, उससे 37 बनेगा, ये हम ले चुके हैं। एक बनता है 79 से 97 बनेगा, ये जो 79 है से 97 बनेगा, इसमें डिजिट्स है वो आपस में रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 80 वाली सीरीज में लेना नहीं है, 90 वाली में 97 था और 79 आ गया। अब इनको आपस में जोड़ के इनका योग करना है। अब देखो, सुनो मेरी बात को, लिखना काम बाद में कर लेना। अगर मैं 13 और 31 को जोड़ता हूं, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी 2 डिजिट की कोई नंबर है और उसके डिजिट रिवर्स करके अगर कोई संख्या उसमें जोड़ी जाती है, उस संख्या के डिजिट्स को जोड़ के 11 से गुणा कर दो। 1 और 3 का योग कितना होता है? 4, 4 का 11 से गुणा क्या हो जाएगा? 44। 13 और 31 को जोड़ने से 44 ही आता है। 1 और 7 कितना होता है? 8, 8 का 11 से गुणा कितना होता है? 88। 17 और 71 का योग 88 होता है। ऐसे ही 37 में 3 और 7 का योग कितना है? 10, 10 का 11 से गुणा कितना होगा? 110। 37 और 73 का योग 110 ही होता है। ऐसे ही 7 और 9 का योग कितना होता है? 16, 16 का 11 से गुणा कितना आता है? 176। 16 11 से गुणा 176 होता है। मेरा करे कराए हैं ये सारे काम, 176 होता है। वैसे इनको जोड़ोगे तो कितना आता है? 176 आता है। इसका मतलब आप किसी भी 2 अंकों की संख्या है, उसके डिजिट चेंज करने से जो बनी हुई संख्या उसमें जोड़ते हो, तब तो हमेशा 11 का मल्टीपल आता है। 11 का मल्टीपल संख्या के जो डिजिटों का जो सम होता है से गुणा होता है, और अगर घटाते हो तो उन डिजिट्स का जो डिफरेंस होता है वो 9 से गुणा होके आता है। याद रखना हमेशा। ठीक है? जैसे 31 में से 13 घटाऊंगा तो 31 के डिजिट्स का अंतर कितना है? 3 और 1 का 2 होता है, 2 का 9 से गुणा कर दो, 18 आएगा। ऐसे ही 71 में से 17 घटाऊंगा, 7 और 1 का अंतर कितना है? 6, 6 को 9 से गुणा कर दो, 54। 71 में से 17 घटाने से 54 आता है। ऐसे ही 73 है, 7 और 3 के डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 4, 4 का 9 से गुणा कितना आएगा? 36। 73 में से 37 घटाने से 36 ही आएगा, चेक कर लेना आप। 79 है, इसके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 2, 2 का 9 से गुणा कितना आएगा? 18। 97 में से 79 घटाने से भी आएगा 18 ही आएगा। आगे हम जब 2 डिजिट की 3 डिजिट की नंबर्स के कोई कैलकुलेशन या सवाल आएंगे तो उसमें कंसेप्ट को यूज करेंगे, जरूरत पड़ती है, करना पड़ता है, तो टाइम अपन इसको यूज करेंगे। अब देखिए क्या करना है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 4 का 11 से गुणा होगा, इसको जोड़ता हूं तो 8 का 11 से गुणा होगा, 4 का 11 से गुणा, और फिर ये आ गया 8 का 11 से गुणा, और फिर ये आ गया 10 का 11 से गुणा,
और फिर ये आ गया 16 का गुणा से 11 से गुणा, तो इनको सबको जोड़ के एक साथ 11 से गुणा कर, ठीक है। क्या आ जाएगा 16 4 20, 20 10 30, 30 और 8 कितना 38, 38 को गुणा करूंगा किससे 11 से, 38 को 11 से गुणा करूंगा ये कितना आएगा 8, 8 3 है 11, 3 और 1 है 4, 418, इसमें आएगा बी ऑप्शन। 11 से गुणा करना ध्यान है ना आपको। 38 को 11 से गुणा करते हो, कभी भी किसी संख्या को 11 से गुणा करते हो, जैसे 38 है इसको 11 से गुणा करना है, पहले 8 लिख दो, फिर 8 और 3 कितना होता है 11, 11 का 1 लिख दो, फिर 3 में वो 11 वाली एक हासिल की जोड़ आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 418 हो जाए। जैसे कोई बड़ी नंबर है 5 6 3 है, इसको मुझे 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। सबसे पहले ये 3 ले लो, 3 आ गया, 6 और 3 कितना हुआ 9 आ गया, उसके बाद में 5 और 6 कितना आया 11, 11 का क्या हो गया 1 हो गया, उसके बाद में 2 और 5 कितना हुआ 7, 7 में वो 11 वाली एक हासिल की आएगी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 2 2 है, 2 के कोई हासिल की आएगी नहीं, सीधा क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 28,193। अगर इसको आप गुणा करो किससे 11 से, चेक कर लो ये 11 से डिवाइड होता है, 2 और 1 कितना 3, 3 और 3 कितना 6, क्या आ जाएगा 8 और 9 17, 17 में 6 घटाएंगे 11, डेफिनेटली ऐसे कर सकते हो, क्या आ जाएगा 4 से 418। मैंने एक तरकीब और भी सोची थी लेकिन वो सब में लग रही है, 4 3 7 7 माइनस 7 11 होता है, मेरे दिमाग में आ गया था कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को उसके डिजिट चेंज करने से अगर बनी हुई संख्या में जोड़ेंगे तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो क्यों ना मैं 11 के मल्टीपल से चेक कर लूँ, वो सब में हो रहा है। 8 4 12 में से घटाएंगे 11, 4 और 7 कितना होता है 11, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 माइनस 9 क्या होता है 0, तो सब में लग रहा था, इसलिए फिर मैंने आगे को थोड़ा सा लेना पड़ा। ऐसी संख्याओं के जोड़े तो आएंगे 1 2 3 4, वो करेंगे तो कितना आएगा 400। और बताओ क्या हाल चाल है, बढ़िया हो एकदम, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताते रहा करो, चित करते रहा करो, ठीक है। कोई भी ज्वाइन करना चाहे सर की क्लास चल रही है आ सकते हो, आस आकर लेना चाहते हो फेस टू फेस ऑफलाइन ले लो, नहीं ले सकते पे रहती है यूट्यूब पे ले लो। आपका कोई सवाल है तो पूछ, आपकी तरफ से कोई सवाल है लाया करो, सवाल तो लाया करो, सवाल लाया करो, इससे फायदा होता है, ठीक है? मेरे सामने भी नए नए सवाल आते रहते, अब मैं तो सबके चैनल्स वगैरह या टेस्ट सीरीज देखता नहीं हूँ, आप लोग ही देखते हो, वहाँ कोई सवाल मिलते हैं अच्छे अच्छे लिया करो आप, ठीक है। कहीं भी किसी भी टीचर की आप सीट वगैरह निकाल रहे हो, कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है ले आया करो क्लास में अपन यहाँ डिस्कस, ठीक है। कल संडे है, कल संडे है, कल आपकी संडे स्पेशल क्लास होगी और टाइम रहेगा सुबह 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे का रहेगा। ये क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर भी रहेगी, ये क्लास के ऊपर भी रहेगी, आप कल आ सकते हैं शाम को सुबह 9:30 बजे, ठीक है। सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, कल की क्लास सबके लिए ले सकते हैं, कल संडे स्पेशल, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपके कोई डाउट है सामने